भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है, महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर भी हैं, पीटीआई के नामजद करदा, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एहतजाज के ऐलान के बाद बीमारी का बयानिया कारकुनों के जहनों में डाला गया ताकि तवज्जो असल मकसद से हटाई जा सके। अचकज़ई साहब का बयान दुरुस्त है सर? हैरत है मैडम शेख, वैसे मैं हैरान हूँ कि हुकूमत का पहला रद्द अमल आया था कि ओ भाई ये क्या कर रहे हो, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये इमरान खान को लाया गया तो इमरान खान को वापस पहुँचाया गया। जो दूसरा रद्द अमल था वो ये आया था कि अच्छा ये इमरान खान को मज़लूम बनाने के लिए, उनको बीमार बनाने के लिए ये 8 फरवरी के इज्तिजाज जो है उसको हवा देने के लिए, उसको ज़्यादा करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये बयानिया बनाया गया है। इधर महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि ये 8 फरवरी से इससे किसकी तवज्जो हटेगी। तो महमूद खान अचकज़ई साहब बता सकते हैं कि इमरान खान साहब को क्या बीमारी है, एग्जैक्ट बता सकते हैं? या उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, या उनकी डॉक्टरों से मुलाकात हुई है, या वो अस्पताल गए हैं, या उनके पास क्या हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स के जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि अब सारी तवज्जो इधर लग गई। जो लाखों लोग थे वो अब पिम्स आ गए हैं वो महमूद खान अचकज़ई के पीछे से हट के। तो बुनियादी तौर पर ये हकूमती नाअहली और नालायकी है कि इमरान खान को अगर अडयाला जेल से लाकर पिम्स हॉस्पिटल में उनका प्रोसीजर किया गया या उन्हें इंजेक्शन उनकी आंख में लगा, तो अगले दिन सुबह वो उसका एक हैंड आउट जारी कर देते, प्रेस रिलीज जारी कर देते, 5 दिन छुपाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो प्रोपेगेंडा इसलिए हो रहा है कि जब चीज़ें आप छुपाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप मुनाफकत करते हैं, आप 2 नंबरी करते हैं, इसलिए और जब हुकूमतें ये करती हैं तो इसलिए प्रोपेगेंडा ये ज़्यादा हो जाता है। और महमूद खान अचकज़ई साहब को कख पता नहीं, ना लेफ्ट का, ना राइट का, ना आगे का, ना पीछे का। भट्टी साहब क्यों बयान दिया इस तरह का महमूद खान साहब ने? मैं तो वो भी बड़ा हैरान हूँ महमूद खान अचकज़ई साहब से। अगर आपको मिल जाए कराची में कहीं तो आप पूछ लीजिए। ये तो अपने फौजी मारने वाली बात हो गई ना। अच्छा, एक और चीज़ बताएं भट्टी साहब, इस टॉपिक का फायदा उठाते हुए और आपकी मौजूदगी में सर बड़ी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इलाज को बुनियाद बना के कोई खान साहब के लिए सहूलत मांगी जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि उनको बाहर लेके जाया जाए। ये वाकई में इन बातों में कोई सब्सटेंस है या सिर्फ कहानियाँ हैं? मैडम शेख, मैंने भी सुना है कि एक मरतबा अली मीन गंडापुर साहब ने ऐसी बात की तो इमरान खान साहब उनके पीछे दौड़े। सुना है ऐसे ही कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। इमरान खान छोड़े, जब बुशरा बीबी वो बनी गाला से अडयाला जेल शिफ्ट हो जाती हैं कि मुझे आम कैदियों के साथ रखा जाओ, ये नवाज शरीफ साहब नहीं हैं, ये आसफ अली जरदारी साहब नहीं हैं। थोड़ा सा ये हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं इमरान खान को। आप उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि वो ये पतली गली जद्दा वाली, लंदन वाली, मुझे उठा नहीं जाता, मेरी कमर में दर्द है, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, हाय मैं लुटी गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, ये ऐसी बात वो नहीं कर सकते। बीमारी के ऊपर उनकी भी नहीं बात करते, बीमारी के ऊपर हम इनकी भी नहीं बात करते। लेकिन एक और चीज़ है, आप अंडर एस्टिमेट ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है आप ओवर एस्टिमेट भी ना करें। हम जरा इन मामलों के अंदर मोहतात रहते हैं। अब आने वाले मैं और आप इधर ही हैं, देख लेंगे, मैं और आप इधर ही हैं, देख लेते हैं। भट्टी साहब, आपको इतना यकीन है? हाँ हाँ, जितना आपको नहीं यकीन उतना मुझे यकीन है। मैं तो मोहतात रहती हूँ भट्टी साहब, मैं तो क्या करूँ। नहीं, आप मोहतात नहीं है, आप मोहतात नहीं है भट्टी साहब, मैं यकीन करें मुझे बात बीमारियों की हो रही है। मेरी ना सिर्फ बीमारी सर, ना सिर्फ बीमारी की, बल्कि सर यहाँ पर सियासतदानों का हिस्ट्री रही है, कुछ पता नहीं चलता। मैं तो इसलिए इंसानों के ऊपर किसी के ऊपर नहीं, आप सियासतदानों की बात कर रही हैं, इमरान खान की बात। सर वो भी सियासतदान ही है। सियासतदान होते तो अब तक बाहर आ चुके होते। तो क्या है खान साहब, सियासतदान ही है तो। दूसरी बात ये मैडम शेख, रवायती सियासतदान जो रवायती सियासत है आप उसकी बात कर रही हैं, वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो अभी आपने एक जुमला फेंका बीमारी का, चूंकि बात बीमारियों की हो रही है और चूंकि बात बीमारों की हो रही है, तो इसलिए मैंने भी आला हजरत यही बात की है। इसके लिए कोई मेरा दिल नहीं था कि मैं बीमारियां खोल के आगे रखूं सामने। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ना खान साहब नहीं करेंगे ऐसा और नहीं कर सकते, इतना अंडर एस्टिमेट मत करें खान साहब को। तो जी, मैं उस दिन मुझे सब बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ होगा कि वो इस पतली गली या ये रास्ता लेके निकल गए। ऐसी मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे। मैं तो मोहतात रहती हूँ, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही ठीक है। इसके ऊपर हम कोई नहीं रहती। मैं मोहतात रहती हूँ और निकल जाती हूँ सवाल से। थैंक यू सो मच भट्टी साहब। अच्छा जी, मज़हर अब्बास साहब, अगला सवाल आपसे हो रहा है सर।
बड़ा अहम इशू, सिंध में 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी चंद ऐसे पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जहां पर पोलियो मुहिम मुकम्मल नहीं होती। मुहिमात के बावजूद अवाम का एक हिस्सा वैक्सीन से गुरेज क्यों करता है? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़ाहिर है इसको सपोर्ट भी करना चाहिए और पोलियो के कतरे पिलाने भी चाहिए, और मेरा ख़्याल है फैमिलीज़ को इस चीज़ को रियलाइज़ भी करना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कभी हमने इसकी तहकीक की कि क्या सिर्फ पोलियो के कतरे ना पिलाने से पोलियो हो रहा है या इसके और भी रीज़न्स हैं? जो इवन बिल गेट्स की जो कंपनी है और उन्होंने जो कैंपेन पाकिस्तान के साथ वो किए, उन्होंने बारहा पाकिस्तान की हुकूमत को ये बावर कराया है कि आप जब तक अपना ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं करेंगे, क्योंकि देखें पोलियो जो है उसकी एक बड़ी वजह गंदा पानी भी होता है, और हमारे यहाँ जितना गंदे पानी से, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, वो पोलियो से मुतासर हुए हैं ज़ाहिर है बहुत सालों पहले, तो उन्होंने एक जगह ये तकरीर करते हुए कहा था कि उन्होंने कहा कि मुझे जो पोलियो हुआ उसकी जब, क्योंकि वो तो उस ज़माना था जब टीके लगा करते थे, तो उसकी वजह जो थी वो गंदा पानी था। अच्छा, और ये ताल्लुक शहर से है? जी, शहर सिंध के शहरी इलाकों से? हाँ, यहीं शहरी इलाकों से। तो आप जब तक गंदे पानी को ये जो आप अपना ड्रेनेज सिस्टम, और हमारे यहाँ जो सड़कों पे गंदा पानी होता है, हमारे बच्चे गंदे पानी से खेलते हैं, फैमिलीज मुतासर होती हैं, ये वायरस जो है ये गंदे पानी से भी लगता है। तो जहाँ पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है, और फैमिलीज़ को कतरे अपने बच्चों को पिलाने के लिए जब टीमें आती हैं तो उनसे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही ये हुकूमती ज़िम्मेदारी भी है कि जो उसका अहम अंसर है उसको तो दूर करें, और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि क्यों पोलियो जो है अब तक हम पोलियो फ्री कंट्री नहीं बन सकते। एब्सोल्युटली। मोहम्मद अली साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के बयान से मुतल्लिक, जिन्होंने खबरदार किया है कि रुकन ममालिक के वाजिबात की अदम अदायगी के बायस इदारा यानी UN फौरी माली बहरान का शिकार है, और सवाल ये है कि अमेरिका के अलावा क्या अक़वाम मुत्तहिदा के माली इस्तेहकाम का कोई काबिल अमल मुतबादिल मौजूद है? बहुत शुक्रिया लीना। देखें, इसके 2 पहलू अहम हैं। पहला पहलू तो ये एक हकीकत है कि अमेरिका ने ही अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसको इस्टेब्लिश किया था, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मौजूद है, और उसकी हैवी जो फंडिंग है वो अमेरिका ही प्रोवाइड करता था। और सदर ट्रंप के दौरान आपने देखा कि मुख्तलिफ UN और उसकी जो झैली तंजीमें हैं, जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और भी कई दीगर इदारे हैं, उनसे बतदरीज अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो हाथ भी खींच रही है और फंडिंग भी बंद कर रही है। तो अमेरिका का इन्हिसार और सपोर्ट दोनों बतदरीज अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब कम हो रही है, जो कि बाइस तशवीश है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें एक और मुख्तलिफ पहलू ये है कि और कई अमीर ममालिक हैं जो कि अभी भी अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा में कम होती हुई दिलचस्पी के बावजूद उस पर एतमाद रखते हैं, उसकी अहमियत को सराहते हैं, जिसमें चीन शामिल है, जिसमें रूस शामिल है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के ममालिक शामिल हैं, और उनके पास माशी वसाइल तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी अमन, आलमी इस्तेहकाम, मसाइल के हल और तरक्की और खुशहाली, तालीम और बीमारी से मुकाबले का एक अहम मल्टीलैटरल फोरम समझते हैं, तो उनको इसमें हिस्सा डालना चाहिए। मतलब चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें अपनी फंडिंग बढ़ा दे और उसके जरिए से वो आलमी बरादरी का एतमाद भी हासिल कर लेगा। इफ़ आई में एक फॉलोअप सवाल ये है कि सर, हमने देखा है UN में हमेशा से अमरीकी इजाज़तदारी रही है, क्या ये सिर्फ फंडिंग की वजह से था? क्या आपको लगता है कि वो बैकआउट हुआ है तो ये अपॉर्चुनिटी किसी और मुल्क के लिए उसी तरह से दस्तयाब होगी, या फिर ऐसा ही होगा? मतलब कोई भी मुल्क इसमें क्यों फंडिंग करना चाहेगा जब उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इसके अंदर कोई नहीं होगा? तो बहुत अहम सवाल है।
اور بالکل صحیح سوال ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ جو حقیقت ہے اقوام متحدہ کا جو اسٹرکچر ہے اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات جو ہے جنرل اسمبلی ہے جو پوری دنیا کے 193 ممالک اس کے ممبر ہیں. لیکن جو فیصلہ سازی حقیقت میں اور قانون سازی کا جو فورم ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل ہے اور اس کے 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اور پانچوں کے پاس یکساں طور پہ علینا ویٹو کا حق حاصل ہے. اور امریکہ نے بہت دفعہ ویٹو کا حق استعمال کیا ہے اپنے مفادات کے دفاع میں, چاہے دیگر دنیا کے ممالک اس سے اگری نہ کریں. تو اسی طرح چین نے بھی کیا ہے, روس نے بھی کیا ہے, باقی ممالک بھی کرتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ویٹو کا حق تو 5 بڑی طاقتوں کو حاصل ہے. تو اگر روس اور چین سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کو اقوام متحدہ سے امید ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتی ہے اور امریکہ کی کم ہوتی ہوئی دلچسپی کے باوجود وہ اس میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس میں فنڈنگ بڑھانی چاہیے. اوکے, تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب. فخر درانی صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں مین ہول میں گر کر جاں بحق خاتون کے کیس میں انکوائری رپورٹ نے پولیس کے تفتیش کے رویے کے اوپر سوال اٹھا دیے ہیں. خاتون کے شوہر کو حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سوال ہو رہا ہے پولیسنگ نظام کے اوپر کہ پولیسنگ نظام میں موجود خامیوں کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. بہت شکریہ علینا. یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے اس پہ ایک جو سابق کچھ ریٹائرڈ ججز, کچھ ریٹائرڈ آئی جیز اور اس حوالے سے مختلف لوگوں سے بات کی تھی, اور یہی جو مسئلہ تھا خاص طور پہ جو پولیسنگ نظام, ایف آئی آر رجسٹریشن اور جو پولیس کا رویہ ہے اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. اس ٹائم یہ جو ہے وہ اس پہ ایک میں نے سیریز آف آرٹیکلز کیا تھا اور اس پہ مختلف چیزیں تھیں جو کہ ہم نے شامل کی تھی کہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس ٹائم کی جو پنجاب گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ہم یہ جو ریفارمز ہیں پولیس کے اندر وہ لائیں گے. لیکن آج کا دن ہے, 10 سال گزر گئے, شاید پچھلے 75 سالوں سے ہی یہ اسی طرح کا جو ہے وہ ہماری طرف سے جو سیاستدان ہیں اور جو گورنمنٹس ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کہتی ہیں کہ پولیس میں بہتری لائی جائے گی. لیکن یہ جو بنیادی طور کے اوپر پولیس میں بہتری نہ لانے کی ایک وجہ ہے وہ ہے پولیس کا سیاسی طور کے اوپر استعمال. اور یہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ پولیس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے, اور ہم نے بارہا یہ اس کا دیکھا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی پہلی چیز, تب تک پولیس کے نظام میں کوئی بہتری لائی نہیں جا سکتی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں جو ریفارمز لانے کے حوالے سے وہ امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن کا ہمارا پروسیس ہوتا ہے اس سے بھی پہلے پری رجسٹریشن جو ایف آئی آر کی ہوتی ہے, ایف آئی آر سے پہلے جب کوئی کمپلینٹ لے کر آتا ہے کوئی شخص تو اسی ٹائم ہی ڈٹرمن ہو جاتا ہے کیس کے حوالے سے, اور یہ ساری چیزیں وہ ہمارا نظام ہی بہتر نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے ہمارے پاس جدید جو ٹیکنالوجی ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے, ابھی بھی وہی روایتی طریقے سے کوئی کسی کے اوپر الزام ہے تو ملزم کو الٹا ٹانگ کے اس کا تشدد کے ذریعے منوایا جاتا ہے, جو کہ ہم نے اسی کیس میں بھی دیکھا ہے کہ جب یہ میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر باتیں آنا شروع ہوئی تو پولیس نے وہی اپنا روایتی ایک طریقہ کار کے اس کو پکڑ لیا کہ تم نے ہی اپنی جو ہے وہ بیوی کو مارا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہے یہ سیاسی حکومتیں جب بھی کوئی پولیس ریفارمز کے حوالے سے بات کرتی ہیں کبھی کوئی سنجیدگی سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا. یہ تو بھلا ہو اس ٹائم کوئی اگر سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں نہ آتی, یہ جو ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے شروع میں ٹکرز چلے یا جو میڈیا کے اوپر باتیں چلی کہ یہ اس میں شوہر نے خود ہی مارا ہے, تو یہ اب تک بیچارے کا اس کا کورٹ میں چالان ہو چکا ہوتا اور آگے جو ہے وہ اس میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک سیاسی کلچر کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ایک اور جو چیز جو انٹر لنکڈ ہے وہ ہے ہماری ماتحت عدلیہ. یہ تمام تر جو کمپلینٹ ہو یا اس کے ساتھ جو ایف آئی آرز ہیں وہ پہلے میجسٹریٹ کے پاس جاتی ہے. میجسٹریٹ جو ہے وہ اسی جو کمپلینٹ ہے یا جو چالان ہے جو انیشل رپورٹ ہوتی ہے پولیس کی, اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے کیس کا جو ہے وہ اس کو ریمانڈ دے دیتا ہے. کچھ بھی جو آگے فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا ٹرائل شروع کرنا ہوتا ہے, تو یہ انٹر لنکڈ ہے ہماری ماتحت عدلیہ بھی, ہماری پولیس بھی. اور اس پولیس کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریفارمز نہیں آئیں گے پاکستان میں اسی طرح غریب جو ہے وہ اس کے اوپر جھوٹے الزام میں کئی جو ہے وہ لوگ پھنستے بھی رہیں گے اور اس طرح کے جو ہے وہ واقعات ہوتے رہیں گے.